आगे कुआं है और पीछे खाई। कराची वाले डाकुओं से बचे या फिर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड से? डाकुओं के बाद गैर तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी गार्ड शहरियों की जान के दुश्मन बन गए। कचरा चुनने वाले लड़के को मामूली तल्ख कलामी पर सिक्योरिटी गार्ड ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। सीसीटीवी में गार्ड को फरार होते देखा जा सकता है। अदम बर्दाश्त है, नफ्सियाती मसाइल हैं या फिर ट्रेनिंग का फुकदान है? एक हफ्ते में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के हाथों 2 मासूम शहरियों का कत्ल हो चुका। सिक्योरिटी कंपनियों को गैर तरबियत याफ्ता गार्ड भर्ती करने की इजाज़त कौन देता है? गार्ड की दिमागी सेहत के हवाले से सर्टिफिकेट हासिल किया जाता है या नहीं? सिक्योरिटी कंपनी को लाइसेंस किन बुनियादों पर जारी किया जाता है? सलमान सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गार्ड्स की दिमागी सेहत के हवाले से, फिजिकल मेंटल हेल्थ के हवाले से सर्टिफिकेट जो है हासिल किए जाते हैं या बस शुतर बे मुहार की तरह भर्ती किए जा रहे हैं? देखें, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह हमने इससे पहले भी जो है वो नाज़रीन को बताया था कि सिक्योरिटी गार्ड भर्ती करने की जो एसओपीज हैं उसके तहत कोई भी सिक्योरिटी गार्ड भर्ती नहीं किया जाता। प्राइवेट कंपनीज अपने असूल रसूख से महकमा दाखिला से लाइसेंस हासिल करती हैं और उसके बाद जो पासमानदा इलाके होते हैं वहाँ से जो गैर तालीम याफ्ता होते हैं उन लोगों को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरियाँ मिलती हैं, या तो फिर जो अंदरूनी सिंध, अंदरूनी पंजाब और दीगर अंदरूनी इलाकों से आए हुए होते हैं उनको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरियाँ मिलती हैं। इनकी अगर हम लोग तनख्वाहों की बात करें तो देखें, तनख्वाहें जो है वो बहुत ज़्यादा इनकी कम होती हैं। 18,000 20,000 रुपये की तनख्वाहें होती हैं और जो एसओपीज हैं सिक्योरिटी गार्ड भर्ती करने की अगर हम लोग देखें तो उसके अंदर प्रॉपर फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो लिया जाता है। तमाम तर मेडिकल जो ऑप्शन है उसको पूरे टाइम लाते हुए फिटनेस सर्टिफिकेट एक जारी किया जाता है हॉस्पिटल की जानिब से। उसके बाद ही सिक्योरिटी कंपनी जो है वो सिक्योरिटी गार्ड को रखती है। लेकिन हमारे यहाँ पर अंग्रेज नगरी चौपट राज है और जिसका जो है वो बन जाता है 18 से 20,000 रुपये की नौकरी जो है वो पासमानदा इलाकों में रहने वाले लोगों को जो है वो दी जाती है और वो उसमें खुश भी रहते हैं। ना तो इनको कोई मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती हैं और ना ही इनको जो वेपन है उसको चलाने की तरकीब दी जाती है। कितने वेपन हैं, किस किस्म के वेपन हैं, उसको लोड अनलोड किस तरह करना है, उसकी अगर गोली फंस जाती है तो उसकी गोली किस तरह निकालनी है। और अगर उसको हमने अक्सर ये भी देखा है कि सिक्योरिटी गार्ड अक्सर जो है वो अपना वेपन साफ करते हुए उनको अपनी ही फायर से जो है वो जाबाज हो जाते हैं। मुताबिक ऐसे केसेस सामने आए हैं। इससे कबल मैंने आपको ये भी बताया था कि गुलशन में एक अस्पताल के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड जो है वो बैठा हुआ था और उसने गलती से अपना जो रिपीटर था उसको लोड कर लिया था, लेकिन वो इतना गैर तरबियत याफ्ता था कि उसको ये नहीं पता था कि उसको अनलोड किस तरह करना था। हम कई घंटे गुजरने के बाद उसने कोशिश की और लेकिन वेपन जो है वो अनलोड नहीं हुआ। तब उसका नतीजा ये निकला कि अचानक से रात में उसके वेपन से फायर हुआ और करीब ही बेंच के ऊपर सोए के बच्चे को लगा और बच्चा जो है वो मौके के ऊपर जाबाज हो गया। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं। बिल्कुल, इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं। सलमान, आप हमारे साथ रहिए। साइकोलॉजिस्ट मोहम्मद इदरीस ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, अदम बर्दाश्त है, नफ्सियाती मसाइल हैं, गार्ड्स की ड्यूटी आज बहुत ज़्यादा होते हैं, गैर तजुर्बेकार हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये तमाम मुहर्रिकात हैं, आप क्या कहते हैं? सर थैंक यू, आपने एक मेरी पॉइंट ऑफ व्यू लिया। और अगर हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें जैसे भी ट्रेनिंग की बात हो रही है, एक तो है कि फिजिकल ट्रेनिंग, वेपन को इस्तेमाल करना, वेपन इतना ऑथेंटिक नहीं है। दूसरा, अगर हम साइकोलॉजिकल हेल्थ की बात करते हैं, जितने ये प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, इनकी मेंटल हेल्थ कहाँ है, कहाँ एग्जिस्ट कर रही है। इतने सारे स्ट्रेसेस हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर है, लो इनकी इनकम्स हैं और लीव नहीं मिलती, फैमिली से दूर से, टेम्परेचर का बहुत अमल दखल है, तो इनकी मेंटल हेल्थ कहाँ है। वो इजीली बर्न आउट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं अपने क्राइसिस की वजह से, अपने फाइनेंस की वजह से। तो वो जब मेंटली तौर पे स्टेबल ही पर्सन नहीं है और आपने उसको वेपन दे के खड़ा किया हुआ है। एक अगर हम बैंक की मिसाल लेते हैं, सिक्योरिटी गार्ड बैंक के बाहर खड़ा है, टेम्परेचर 42-50 भी है और अंदर एयर कंडीशन का एनवायरनमेंट है। एक तो यहीं से कॉम्प्लेक्स आने लग जाता है। कोई भी इंसान है, वो एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, कोई भी है, सब लोग मजे में हैं और मैं जो हूँ धूप में जल रहा हूँ।
सब लोग बहुत अच्छा तरीके से आ रहे हैं, लेकिन मेरा आप हाल देखें, जो मेरा यूनिफॉर्म है, जो मेरी इस पर ड्यूओ किस तरह की है। जब इस तरह की कॉम्प्लेक्सेस होंगे तो फिर अगर उस वक्त कोई भी पर्सन उससे कोई भी बात करेगा तो वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह रिएक्ट नहीं करेगा, बल्कि वो हाइपर होगा, बर्न आउट होगा। तो हमारे इदारों को चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि हम इनको पहले फैसिलिटेट करें, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दें कि लोगों के साथ आपने डील कैसे करना। अगर कोई आपके साथ क्राउड अगर आपसे बदतमीजी भी कर रहा है, कोई लोग आपसे क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, तो आपने इमोशनली उनके साथ कैसे टैकल करना है। तो इनकी डेली बेसिस पे काउंसलिंग होनी चाहिए, इनकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट होनी चाहिए, इनके जो स्ट्रेसेस हैं उनको डेली बेसिस पर टैकल करना चाहिए। अच्छा इदरीस साहब, ये बताइएगा कि क्या स्ट्रेस मैनेजमेंट में दुश्वारी के बाइस गार्ड्स आपे से बाहर हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं? सर बिल्कुल, ये कि ह्यूमन नेचर है कि जब हम कोई भी इंसान जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होगा, वो बर्न आउट होगा, तो इजीली वो रिएक्ट करेगा। और जब हम नेचर ऑफ जॉब देखते हैं जहाँ पे उनकी डिग्निटी नहीं है, उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, चैलेंजेस हैं बहुत ज़्यादा, वो भी लोगों के अब्यूसेस को फेस कर रहे होते हैं, तो उनकी मेंटल हेल्थ पहले ही सफर कर रही होती है। उस दौरान अगर उनको कोई इस तरह का चैलेंज फेस होगा, फौरन से रिएक्ट करेंगे। और आपने उनको वेपन दिया हुआ है, तो जब इंसान अपने आप को एक इनसिक्योरिटी में थ्रेटन फील करेगा तो वो वेपन का गलत इस्तेमाल करेगा, जिससे ये सारे इंसिडेंट हो रहे हैं अभी। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने बल्दियाती इदारों के नुमाइंदगान के हमरा शहर का दौरा किया। मुख्तलिफ मकामात पर रुक कर मसाइल की भरमार पर मुतल्लिका अफसरान को फौरी अमल दरामद के अहकामात भी जारी किए। ऐसे नबासी हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, कमिश्नर कराची ने आज शहर के बेशतर मकामात का दौरा किया। दौरे में क्या बेहतरी पाई और क्या मसाइल का अंबार था जो कमिश्नर कराची ने आज अपने दौरे में देखा। बल्दियाती इदारों के नुमाइंदगान भी जो है वो मुख्तलिफ अजला के उनके हमरा मौजूद थे, उनसे जान लेते। कमिश्नर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सब बताइएगा क्या देखा, कितनी बेहतरी है और कितनी तब्दीली की ज़रूरत है। देखें, तब्दीली के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और सारी इंतज़ामिया मिलके उसके लिए काफ़ी मेहनत कर भी रही है। इसी वजह से आज मेरे साथ एमडी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड थे, सीईओ थे वाटर बोर्ड के, डीसी साहिबान थे और केएमसी का अमला भी था, सीनियर अमला था। उनके साथ निकल के उनको पॉइंट टू पॉइंट जहाँ पे एफ़र्ट रिक्वायर्ड है, जहाँ पे मज़ीद तवज्जो देने की ज़रूरत है, वो इंडिकेट किए गए। और उसमें हमने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का भी विज़िट किया, डिस्ट्रिक्ट साउथ का भी विज़िट किया, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का भी विज़िट किया। तो सारे इलाके पॉइंट आउट किए, उसमें कई जगह पे काम हो भी रहा है और जहाँ पे मज़ीद एफ़र्ट करने की ज़रूरत है वो उनको बताया गया, उसमें बेहतरी नज़र आएगी इंशाल्लाह। ठीक है, ईद कुर्बान करीब है, सॉलिड वेस्ट का अमला आपके साथ था, एमडी मौजूद थे, क्या कहा उन्होंने आलाइशों के हवाले से, इस बार क्या इंतजाम किए गए? जी, एमडी साहब ने कोई तकरीबन 7000 के करीब छोटी व्हीकल्स और मेरे ख्याल में 2000-2500 के करीब उन्होंने बड़े डंपर्स हायर किए हैं इस स्पेशल ओकेजन के लिए, जो ऑफल रिमूवल में उनके स्टाफ के साथ इंगेज होंगी। और साइड बाय साइड डिप्टी कमिश्नर साहिबान, उनकी टीम, असिस्टेंट कमिश्नर, वो इसको मॉनिटर भी करेंगे। इस पे एक डिटेल मीटिंग भी हुई है, उन्होंने अपना पूरा प्लान हमें दिया है, प्रोवाइड किया है और एज ऑफ नाउ ऑन टेबल वो प्रोग्राम उनका सेटिस्फैक्ट्री लगता है। आई होप कि हम इस दफ़ा पहले से बेहतर काम कर सकेंगे। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे ये करूँगा, जितनी इजाज़त आपने शहर में मवेशी मंडियों के लिए दी है, लेकिन उससे 100 गुना ज़्यादा आज के दौरे में आपको नज़र आई होंगी, क्या एक्शन लेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, हमने कोई 22 मवेशी मंडियों की इजाज़त दी थी और कई जगह पे बहुत सारी अनऑथराइज मंडियाँ लग गई हैं। जो मैंने इसका सर्वे करवाया था तकरीबन कोई 68 के करीब हैं, छोटी या बड़ी मुख्तलिफ साइज़ की, जो कि लगी हैं। उसमें से आज की तारीख़ में, आज सुबह तक जो मैंने रिपोर्ट की है, उसमें से 25 हमारे डिप्टी कमिश्नर्स रिमूव कर चुके हैं और बाकी के ऊपर अगले 1-2 दिन में इंशाअल्लाह ताला 100% क्लीनलीनेस हो जाएगी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, कमिश्नर कराची हमारे साथ मौजूद थे, जो तमाम तर दौरे के हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे थे। 68 के करीब जो है वो गैर कानूनी मवेशी मंडी शहर में लग चुकी थी, जिसमें से बताया गया कि 2 दर्जन के करीब जो है वो डिप्टी कमिश्नर साहिबान ने जो है वो रिमूव कर दिए। मजीद जो गैर कानूनी मवेशी मंडियाँ लगी हैं शहर के बेशुमार मकामात पर, जो ट्रैफिक जैम का सबब बन रही हैं, उनको भी रिमूव किया जाएगा। जी नाजरीन, ताजिर कहते हैं कि कमिश्नर कराची की नाअहली से आवाम को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स अब्दुर्रऊफ इब्राहिम ने कहा कि ग्रेट लिस्ट की वजह से आवाम को रोज़ाना
10 करोड़ का टीका लगा। कमिश्नर कराची के खिलाफ अदालत जाएंगे। आटे की सरकारी कीमत ज़्यादा और मार्केट कम है। इस हवाले से काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, देखिए, कमिश्नर कराची ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें आटे की कीमत में रद्दोबदल की गई। फाइन आटे की कीमत में 25 रुपये की बड़ी कमी देखी गई, लेकिन बात की जाए होलसेल मार्केट में तो होलसेल मार्केट में फाइन आटे की कीमत एक माह कबल ही कम हो चुकी थी। तो इस हवाले से होलसेलर्स के शदीद कंसर्न है। उनका कहना है कि कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट में आटा महंगा होने की वजह से जो मुनाफाखोर है उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया और आवाम की जेब पर करोड़ों रुपये का टीका लगाया। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए अब्दुल रऊफ इब्राहिम मौजूद हैं। रऊफ भाई, बताइएगा, इतना ज़्यादा नुकसान आवाम को उठाना पड़ा, कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट में आटा महंगा, होलसेल में सस्ता, मुनाफाखोरों ने बीच में बहुत फ़ायदा उठाया, कौन जिम्मेदार है, क्या होगा फिर? देखिए, जवाबदार जब तक जस्टिस ना हो, इंसाफ ना हो, जब तक कमिश्नर साहब जब इसके हेड होते हैं, ज़िले इंतज़ामिया, चीफ सेक्रेटरी और वज़ीर आला सिंध और जितने डीसीज़ हैं, एसीज़ हैं, उन्होंने काम कर लिया कोई? क्या ये जो लिस्ट थी जिसके ऊपर 5 मार्च 2024 को सलीम राजपूत साहब थे, उन्होंने 2.5 नंबर आटे का 123 रुपये रखा था और फाइन आटे का 133 हुआ था, जिस पे चालान हुए थे कम बेचने पे। फिर भी हद दरमी वही रही और वही इसी तरह कंटिन्यू चलता ही रहा। क्यों? नुकसान किसका हुआ? गरीबों की जेब कटी। जाहिर सी बात है, किसी दुकानदार के पास जाएंगे तो वो कम रेट नहीं बोलेगा, वो तो लिस्ट ही वही बताएगा जो सरकारी है। इसके बाद आ जाएं आप 9 मई 2024 को, जो हमारे कमिश्नर साहब है हसन नकवी साहब, उन्होंने ये अनाउंस किया है 93 का 2.5 नंबर और 120 फाइन आटा। ये बताएं, ये 9 मई तक किस तरह चला? आप सलीम राजपूत साहब थे, मार्च था और ये मई है, कितने महीने मुसलसल चला? क्या कंटिन्यू इसको चलाते रहे? इसको रीचेक नहीं किया गया? अब सेकंड आप देख लें, थर्ड लिस्ट आ गई है। अब ये एक नई लिस्ट है, इस पे लिखते हैं ये 93 रुपये का आटा 2.5 नंबर 88 रुपये का है। 88 रुपये का सरेआम बिकता है, 5 रुपये किलो कम है और रेट लिस्ट ज़्यादा है। ये कौन पूछने वाला है? बिल्कुल, देखिए, मेरे साथ अब्दुल रऊफ इब्राहिम मौजूद हैं। शदीद कंसर्न्स का इज़हार किया उन्होंने। उनका कहना है कि सरकारी कीमत में आटा महंगा था जबकि मार्केट में आटे की कीमत कम थी, जिसकी वजह से जो मुनाफाखोर उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया और आवाम को रिलीफ देने की राह में रुकावट बनते रहे। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की में इंसानी स्मगलिंग, फ्रॉड और धोखाधड़ी के केस की समाअत हुई। अदालत ने मुल्जिम सारिम बरनी के जिस्मानी रिमांड में तोसी की, FIA की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने मुल्जिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। मज़ीद बताएंगे मुमताज़ जमाली। देखिए जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जुडिशल मैजिस्ट्रेट शर्की की अदालत के बाहर। बच्चों के मुबैना स्मगलिंग से मुतल्लिक आज केस की समाअत हुई है और उसी केस में गिरफ्तार मुल्ज़िम सारम बरनी को FIA के जानब से जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश किया गया। दौरान समाअत अदालत में मुल्ज़िम के वकला के जानब से मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि उन पर बेबुनियाद जो है इल्ज़ामात लगाए गए हैं। जिस बच्ची और जिस फैमिली का हवाला दे रहे हैं तो वो फैमिली भी मौजूद है और फैमिली ने खुद कहा है कि उन्होंने अपनी रजामंदी से बच्ची जो है वो इनके हवाले किया है, लिहाजा फैमिली का बयान भी जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर का कहना है कि ये जो है मुल्ज़िम सारम बरनी बयान नहीं दे रहे, तो अदालती हुक्म पर सारम बरनी का बयान अदालती चैम्बर में जो है वो रिकॉर्ड किया गया। दौरान समाअत अदालत में FIA ने मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी, जो कि अदालत ने मुस्तरद कर दी है और अदालत ने मुल्ज़िम सारम बरनी को 10 जून तक जो है अदालती रिमांड पर जेल भेज दी है और साथ ही साथ आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से इस मुतल्लिक केस का चालान भी तलब किया गया है। दौरान समाअत जो सारम बरनी के वकील हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि उनके खिलाफ जितने भी इल्ज़ामात लगाए जा रखे गए वो बेबुनियाद हैं। अदालत ने उनसे ये भी इस्तफसार किया कि जब आपको पता था कि बच्ची के वालिदैन मौजूद हैं तो आपने दस्तावेज़ात में ये चीज़ें क्यों ज़ाहिर नहीं की हैं, जिस पर सारम बरनी ने लाइल्मी का इजहार किया है। अदालत ने
نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ آپ ایک ادارے کے سربراہ ہیں, آپ کو اس متعلق معلوم ہونا چاہیے. لہٰذا سہارن برنی کی جانب سے ضمانت کے لیے بھی درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے. اب یہ درخواست جو ہے وہ پیر کو سنی جائے گی اور عدالت نے تفتیش افسر سے کیس کا چالان بھی جو ہے اور کیس سے متعلق اب تک جو پیش رفت جو تفتیش میں چیزیں سامنے آئی ہیں تمام رپورٹ جو ہے اب وہ پیر تک طلب کر لی ہیں. جی بلدیہ عظمی کراچی نے کہ الیکٹرک کے بلوں میں میونسپل ٹیکس کی وصولی کے لیے کمر کس لی. مشیر وزیر اعلیٰ سندھ نجمی عالم کہتے ہیں کہ یہ ٹیکس کوئی نیا نہیں, بہت پرانا ہے. خواہش ہے میونسپل ٹیکس کی وصولی کے معاملے پر اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں. مزید جانتے ہیں شعیب مختار سے. جی شعیب. جی بالکل, بلدیہ عظمی کراچی نے کہ الیکٹرک کے بلوں میں میونسپل ٹیکس کی وصولی کا فیصلہ جو ہے کر لیا ہے. اس ضمن میں جو ہے عدالتی فیصلہ بھی سامنے آ گیا ہے. جلد جو ہے سٹی کونسل کا اجلاس ہوگا جس میں قرارداد جو ہے پیش کی جائے گی. تمام جماعتوں کو بھی اس سلسلے میں اعتماد میں لیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر نجمی عالم موجود ہیں. ہم بات کریں گے اور پوچھیں گے, یہ بتائیے گا کیا پیش رفت ہوئی ہے, کون کون سی جماعتوں کو آپ رام کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیں یہ ٹیکس کوئی نیا نہیں ہے. یہ ٹیکس اگر آپ اس کی ہسٹری میں جائیں تو یہ بہت پرانا ٹیکس ہے جو کبھی وصول ہوتا تھا کبھی نہیں. کچھ کورٹ کی ہدایت تھی کہ جو کم بل والے ہیں ان کو آپ اگر ایگزیمپٹ کر سکتے ہیں, تو وہ ہم ابھی ریشو بنا رہے ہیں کہ اگر ہم اتنے 5,000 بل والے کی 10,000 بل والوں کی تعداد کتنی ہے تاکہ ہمارا جو مین فگر ہے وہ افیکٹ نہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا ٹیکس جمع ہوا جو آج تک کے KMC کی تاریخ میں جمع نہیں کر سکا. مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی کیا, وسیم اختر صاحب نے بھی کیا, کوئی کر نہیں پایا. لیکن ہم نے اس کا سسٹم نکالا ہے KC کے ساتھ. پہلے ہم جو پیسے دے رہے تھے جمع کرنے والے کو, اس نے 42 کروڑ جمع کیا اور 23 کروڑ لے گیا. وہ اب ہم 7.5% پہ KC سے کر رہے ہیں. اس میں انشاءاللہ ہم پہلے سے بہت کم پیسے دے رہے ہیں اور ہمارا سکوپ بڑھے گا جس سے کراچی شہر کو ڈیولپمنٹ کے لیے یا بہتر کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی. دیکھیں ہماری تو خواہش یہ ہمیشہ سے ہے کہ ہم کنسنسس سے کریں, ورنہ عددی اکثریت کی بات ہے تو وہ ہمارے پاس ہے, ورنہ ہمارا میئر نہیں ہوتا. ہم عددی اکثریت پہ نہیں کرنا چاہتا میں. ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں, بات کریں, اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو دیں. اجلاس بھی ہوگا تو بالکل وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں, ہم بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے کہ کیوں بہتر ہے, اس سے کیا فائدہ ہوگا. اب باقی تھوڑا بہت تو کھینچا تانی چلتی رہتی. بہت شکریہ آپ کا. جی بالکل, ان کا یہی کہنا ہے کہ الیکٹرک کے بلوں میں میونسپل ٹیکس کی وصولی کے معاملے پر یہ تمام تر اپوزیشن جماعتوں سے بھی رابطے کریں گے. لگ بھگ محتاط اندازے کے مطابق جو ہے سالانہ 4.5 ارب روپے بلدیہ عظمی کراچی میونسپل ٹیکس کے ذریعے جو ہے وصول کرے گی. جی ڈبے کا دودھ استعمال کرنے والے شہریوں کے لیے بری خبر. 1.5 لیٹر پیک پر 40 روپے اضافے کی تیاری. 12 جون سے ڈبے کے دودھ کی قیمت 380 روپے سے بڑھا کر 420 روپے کر دی جائے گی. مزید جانتے ہیں ایاز رانا سے. جی بالکل, جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمشنر کراچی جو ہیں وہ دودھ کی قیمتوں کا تعین کرنے میں ابھی تک ناکام ہے. وہیں کمپنی کا جو ڈبے کا دودھ ہے وہاں روز بروز اس کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. جہاں حکومت ہمیں یہ کہتی ہے کہ مہنگائی کی شرح میں مسلسل تیزی سے کمی ہو رہی ہے, لیکن کمپنیز کے جو آئٹمز ہیں ان کی قیمتوں میں کمی نہیں ہو رہی. ذرا جانتے ہیں 12 جون سے 1.5 لیٹر دودھ کی قیمتوں میں 40 روپے کا اضافہ ہونے جا رہا ہے. بھائی کیا یہ خبر صحیح ہے کہ 12 جون سے آپ لوگ بھی مہنگا کر کے بیچیں گے؟ زیادہ سر بالکل اضافہ ہونے جا رہا ہے. ایک چیز ہمیں مہنگی ملے گی, ہم اس کو سستی کیسے بیچ سکتے ہیں؟ تو مہنگی بیچنی پڑے گی ہمیں اپنا پراپرٹ رکھنا ہے. آپ دیکھیں کہ صبح سے میں بیٹھا ہوں, ابھی تک میں نے 4 سے 5 کارٹن بیچے ہیں. 4-5 کارٹن بیچنے سے ہمارے یہاں تو کرائے خرچے نکلتے ہیں, نہیں ہمارے وہ حالات پورے ہوتے ہیں. لوگوں کی قوت خرید جو ہے نا بہت کم ہوتی جا رہی ہے. جب ایک چیز اس کا ریٹ بڑھے گا, مہنگی ہوگی چیز, تو لوگ کہاں سے خریدیں گے؟ حالات ایسے ہو گئے, بس اللہ ہی اپنا کرم کرے, دعا ہی رہ سکتی ہے بس. دکاندار کی بھی پریشانی اپنے سامنے. وہ کہتے ہیں کمپنی کی جانب سے جو ہے وہ دودھ کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے مسلسل, جس کی وجہ سے ان کا کاروبار بھی متاثر ہوتا ہے. جب مہنگی ہونی شروع ہوتی ہے تو مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید ختم ہوتی جا رہی ہے, اور جس کی وجہ سے ان کے بھی خرچے نکالنا جو ہے وہ اب ممکن نہیں رہا. جہاں حکومت اپنے دعوے کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, لیکن اس کے برعکس مارکیٹ کے اندر ہم جب آتے ہیں تو چیزیں کمپنیز کی جانب سے اس کی مسلسل چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ نظر آتا ہے. جی مویشی منڈی کا رخ کر لیں گے. ناردرن بائی پاس مویشی منڈی میں برامن نسل کے بیل کی دھوم ہے. 20 من وزن اور قیمت 35 لاکھ روپے. پنجاب کے شہر خانپور میں پلنے والا برامن نسل کا بیل کیا کھاتا پیتا ہے, جان لیتے ہیں
मोहम्मद हम्माद से। हम्माद, ऐसा क्या है इस बैल में कि 35 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं? सबसे ख़ास बात तो ये है कि ये ब्राह्मण नस्ल का बैल है, और ब्राह्मण नस्ल के जो बैल होते हैं वो वज़न में जो है वैसे ही ज़्यादा होते हैं, और इसका जो वज़न है जो उसके मालिक ने हमें बताया है तकरीबन 20 मन है। लेकिन अगर बात की जाए गोश्त में ये 20 मन है, लेकिन ये कम से कम भी होगा 24 से 25 मन का ये पूरा जो है वो बछड़ा होगा। अब आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती, आप देख सकते हैं ज़बरदस्त खूबसूरत किस्म का ये जानवर है, वजूद में भी ये बहुत बड़ा है। साथ ही साथ जो है इसको खिलाने पिलाने में क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं उसके मालिक है, हम इससे पूछ लेते हैं, जानते हैं कि ये क्या खाता पीता है। आप मुझे बताइएगा क्या खिलाते हो इसको, और पंजाब कहाँ से आए हो, किस शहर से लेकर आए हो इसको? खुद पाला है कि ये ख़रीद के फिर इस पे जो है इसको पाल के इतना बड़ा किया? जी, ये हमने खुद पाला है बछड़ा, और ये हम लाए हैं खानपुर कटोरा से, और हम खिलाने में इसको चने की दलिया खिलाते हैं, चने की अट्टी खिलाते हैं, और भूसा और दूध भी पिला। पहले जब ये गांव पे था दूध भी पिलाते थे और कुत्तर भी खिलाते हैं। अच्छा, दूध पिलाने के लिए कोई ख़ास गाय वाय रखी हुई है या कोई भैंस है उसका दूध पिलाते हो? जी, गाय रखी हुई थी, इसके लिए सिर्फ एक ही बच्चे के लिए दूध के लिए रखी हुई थी, दूध पिलाते थे। इसकी मतलब ये जब छोटा था तो इसको मतलब बड़ा करने के लिए या इसको ज़्यादा भारी करने के लिए कोई और ख़ास चीज़, कोई इसको मक्खन वगैरह या कोई ऐसी चीज़, घी मक्खन इस तरह की भी चीज़ें खिलाते पिलाते हैं आप लोग? जी, मक्खन भी पहले खिलाते थे, जब ये थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा था तो फिर दूध पे आ गया था, दूध पिलाते हैं। आपके ये मालिक है, इनका ये कहना है कि मक्खन, घी, दूध और साथ ही साथ जो है चोकर, गंदुम, अट्टी और ये चीज़ें जो है इसको खिलाई जाती हैं। और आप देख सकते हैं इतने बड़े जानवर के जो है वो लाड और नखरे भी बिल्कुल उठाने पड़ते हैं। कभी ना कभी अगर जानवर जब नहीं खाता तो उसको अपने हाथों से खिलाना भी पड़ जाता है। तो आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं। ना सिर्फ 20 मन जो है इसका वज़न है, बल्कि 35 लाख रुपए जो इसकी डिमांड की गई है इसके मालिक ने। और मालिक का ये कहना है कि ख़रीदार यहाँ पर आते हैं, अपनी कीमत लगाते हैं। 17 लाख रुपए तक इसकी कीमत लग चुकी है, लेकिन इसका जो मालिक है वो ये कहता है मैं कम से कम 22 से 23 लाख रुपए में जो है इसने सोच रखा है कि इसको बेचूंगा। अब देखते हैं कि कौन जो है ख़रीदार है वो इस जानवर को ख़रीदता है कुर्बानी के लिए। जी बिल्कुल, देखना ये है कि आया कि अब ख़रीदार मिलता भी है या नहीं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। 19 ग्रेड के अफसर मोहम्मद सलीम बलोच की 20वें ग्रेड में तरक्की। मोहम्मद सलीम बलोच को सेक्रेटरी बना दिया गया है। 3 18 ग्रेड के अफसरान के महकमा स्कूल तालीम में भी तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने 19 ग्रेड के एक अफसर को 20 ग्रेड में तरक्की दे दी है, जबकि 3 जो है महकमा जो 18 ग्रेड के अफसरान उनको महकमा स्कूल तालीम में मुख्तलिफ ओहदों पर तैनातियाँ कर दी हैं। इस हवाले से महकमा सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक 19 ग्रेड के अफसर मोहम्मद सलीम बलोच को 20 ग्रेड में तरक्की देकर उनको सेक्रेटरी का ओहदा दे दिया गया है, जबकि एक और महकमा स्कूल तालीम के नोटिफिकेशन के मुताबिक 18 ग्रेड के 3 अफसरान को मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात कर दिया गया, जिसमें जाहिद जुनेजो को डिप्टी सेक्रेटरी स्पेशल सेल महकमा स्कूल तालीम, जबकि सिद्दरात सिद्दीकी को डिप्टी सेक्रेटरी सेकेंडरी महकमा स्कूल तालीम और फारूक अहमद गुर्डो को जो डिप्टी सेक्रेटरी प्राइमरी महकमा स्कूल तालीम तैनात कर दिया गया है। इस हवाले से भी महकमा स्कूल तालीम ने अलग से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया। गवर्नर सिंध कामरान खान चिसोरी से दाऊदी बोहरी कम्युनिटी के 4 रुकनी वफ्द ने मुलाकात की है। गवर्नर सिंध ने कहा है कि दाऊदी बोहरी कम्युनिटी के रहनुमा पेशवा को कराची आने की दावत देते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज जमाली से। जी आजिज, अपडेट कीजिए। जी हाँ, गवर्नर हाउस में गवर्नर सिंध से बोहरी कम्युनिटी के 4 रुकनी वफ्द ने मुलाकात की है। कुमेल, यूनिस, अली असगर जमाली, हुसैन कमाल और मुस्तनसर इस वफ्द में शामिल थे। गवर्नर सिंध से काफ़ी मामलात पर इनकी बात हुई है और इस मौके पे गवर्नर सिंध ने कहा है कि दाऊद बोहरी जमात के जो रूहानी पेशवा हैं सैयदना मुफस्सल सैफुद्दीन को वो कराची आने की दावत देता हूँ। गवर्नर सिंध ने कहा है कि वो जल्द खत लिखकर उन्हें मुहर्रम उल हराम के कराची आने की गुजारिश करेंगे, दरख्वास्त करूँगा। दाऊदी बोहरी कम्युनिटी के गवर्नर ने कहा है कि मईशत में खिदमात लायके तहसीन है और गवर्नर हाउस में नौजवानों को IT कोर्सेज की मुफ्त तालीम भी दी जा रही है, इसमें भी इनका अहम किरदार है। वफ्द ने गवर्नर के जो फलाही का को सराहा है। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।
सूबाई वज़ीर तालीम तालीमी बोर्ड्स की कारकर्दगी से नाला सैयद सरदार अली शाह ने महकमा बोर्ड्स को तालीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन मावनत फराहम करने की पेशकश कर दी। कहते हैं सिंध टीचर्स लाइसेंस पॉलिसी मुतारिफ कराने वाला पहला सूबा है। जल्द मजीद मंसूबे भी मुतारिफ कराए जाएंगे। मजीद जान लेते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी आज बिल्कुल ये देखें, सूबाई वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम आज यहाँ पर एक तकरीब मुनक़िद की गई है और बिलख़ुसूस इस तकरीब का जो इनकाद है वो तालीमी बोर्ड्स में बेहतरी की मुनासिबत से इस एहतमाम किया गया है। सूबाई वज़ीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी स्पीच में इस बात को आश्कार तरीके से मतलब बराह हमने सुना और देखा भी कि महकमा बोर्ड एंड जामियात के साथ आपने कहा कि कोलैबोरेशन के लिए हम हर मुमकिन मावनत फराहम करने के लिए तैयार हैं। सर क्या कहेंगे? जी हाँ, ये हमने जब प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया था, सबमिट किया था कोई 18-19 में, जब ये इनिशिएट हो रहा था, इनिशियल हमारी गुफ्तगू हो रही थी, तो हमने कहा कि हमें एजुकेशनल रिफॉर्म्स के साथ साथ हमें एग्जामिनेशन में भी रिफॉर्म्स लाने हैं और उसमें जो असेसमेंट के जो मसाइल हैं, जो बोर्ड्स के जो इश्यूज़ हैं, मार्कों की जो वहाँ पे ज़्यादतियाँ होती हैं बच्चों के साथ जो आए दिन इश्यूज़ आते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए एक ही हल था कि हम ई मार्किंग और ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन OMR पे चले जाएँ। फिर उनकी वो सारी मशीनें और सारे इक्विपमेंट्स उनको प्रोवाइड करने थे। फिर ADP के उस प्रोजेक्ट में एजुकेशन, हालांकि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, ये बोर्ड को खुद करना था, मगर ये हमने उनको एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड की कि बच्चे हमारे हैं, हमारे सिस्टम में पढ़ते हैं, कम से कम उनको आसानी हो कि बच्चे का हाफजा चेक करने के बजाय बच्चे का जो क्रिटिकल अप्रोच है, जो तख्लीकी सलाहियत है, उसको बुनियाद बनाया जाए, वो चीज़ें चेक की जाए। तो इस हवाले से ये आज ट्रेनिंग है जो ADP का हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें PD सुमरो साहब और ये सारे ये ट्रेनिंग चलती रहेगी। मजीद और भी जब तक ये एग्जामिनेशन आए, मजीद काम पहले करना था। तो शाशी ये भी फरमाएगा कि मैट्रिक के इम्तहानात के हवाले से अगर बात की जाए या आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के इम्तहानात के हवाले से बात की जाए, बद इंतजामी उरूज पर थी, आए दिन पर्चा आउट होने की रिवायत भी बोर्ड्स की जानिब से हमें बरकरार दिखाई देती है। शाजी ये एग्जाम तो चले ऐसे तैसे करके निकल चुके, आगे आने वाले वक्तों के हवाले से महकमा तालीम कितनी सपोर्ट जो है फराहम करेगी? जी हमारी मुकम्मल सपोर्ट है। हम उनको देखें, ये पूरी मशीनें, पूरे सिस्टम अब ट्रेन करके भी उनको दे रहे हैं हम। अब ये जितने भी असेसर और ये हैं, ये उन्होंने दिए हैं हमें, हैं हमारे सिस्टम के, मगर सिलेक्शन उनकी बोर्ड ने की है, तो इन सबको ट्रेन करके हम उनको दे रहे हैं। आज आइडियली होना तो ये चाहिए था कि ये खुद इसका पार्ट बने, बोर्ड चेयरमैन और कंट्रोलर। मुझे नहीं समझ में आता कि वो क्यों वाइसराय बने हुए हैं और वो इस तरह सैडिस्ट जो उनकी अप्रोच है। कि लास्ट मेरी मीटिंग भी हुई थी, मैंने उनको कहा कि ये बहुत पहले होना चाहिए था कि आप इस तरह का तमाशा जो होता है एग्जामिनेशन में, चीटिंग और उसके बाद मार्क्स का जो मसाइल, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। थैंक यू। सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। तालीमी लिहाज से काफ़ी मुतहरिक दिखाई दी और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत जल्द बहुत हम बेहतर और भी मंसूबे जो हैं सिंध की तालीम की बेहतरी के लिए मुतारिफ करवाएंगे। अहम खबर शामिल करेंगे सिटी 21 की खबर पर। वज़ीर आला सिंध का नोटिस। वज़ीर आला सिंध ने सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से लड़की की हलाकत का नोटिस ले लिया। वज़ीर आला सिंध ने निजी सिक्योरिटी कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक गैर तरबियत याफ्ता भर्ती करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। महकमे दाखिला को इंस्पेक्शन की हिदायत कर दी गई है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आजिज जमाली से। जी आजिज। जी हाँ, ये बड़ी अहम खबर है कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने निजी सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड की फायरिंग से जो नौजवान लड़का हलाक हुआ था, उस वाक़े का नोटिस लिया है। थोड़ी देर कबल ही हम सिटी 21 पे इस खबर को नुमायां तौर पे दिखा रहे थे और मुख्तलिफ लोगों से, स्टेक होल्डर से बात भी कर रहे थे। अब वज़ीर आला सिंध का नोटिस सामने आया है। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि मुलजिम को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके उनको रिपोर्ट पेश की जाए और वज़ीर आला सिंध ने सख्ती से कहा है कि ऐसी सिक्योरिटी कंपनियां जो अंडर ट्रेनिंग यानी और गैर तरबियत याफ्ता लोगों को असला जमा देती हैं, ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने महकमे दाखिला सिंध को कहा है कि कराची में काम करने वाली तमाम सिक्योरिटी कंपनियों की इंस्पेक्शन की जाए और उसके बारे में उनको रिपोर्ट दी जाए और ऐसी तमाम सिक्योरिटी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो गैर तरबियत याफ्ता गार्ड रखते हैं और उनसे तमाम डेटा भी लिया जाए और ऐसी कंपनियों के लाइसेंस जो हैं वो जब्त किए जाएँ। आजिज, इसी किस्म का फैसला चंद माह कबल भी किया गया था। तमाम सिक्योरिटी कंपनीज के गार्ड्स की मेंटल और फिजिकल फिटनेस को चेक किया जाना था।
लेकिन फिर हमने देखा वो सारा मामला झाग की तरह बैठ गया। जी हाँ, ऐसे मामलात क्योंकि वक्तन फवक्तन पैदा होते हैं। अभी वज़ीर आला सिंध खुद कहते हैं कि गार्ड्स को भर्ती करते वक्त उनके ज़हनी अफजाइश पर भी काम किया जाए, उनके मेंटल लेवल को भी देखा जाए। और वज़ीर आला सिंध ने खुद अभी कहा है कि लग ऐसे रहा है कि गैर तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी गार्ड्स को भर्ती किया जाता है। अब इस बयान से तो लगता है ना कि वज़ीर आला सिंध को इन तमाम चीज़ों का इल्म है। उनको मालूम है कि निजी सिक्योरिटी कंपनियां जिस तरह गार्ड्स को भर्ती करती हैं उसमें शायद कोई मयार नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। और वैसे ये हमें भी मालूम है कि इंतहाई कम तनख्वाहों पे आज सिंध हुकूमत की कम से कम तनख्वाह 32,000 है, लेकिन 20-20 हज़ार पे, 15-15 हज़ार पे, 25 हज़ार पे सिक्योरिटी गार्ड्स भर्ती किए जाते हैं। मेजॉरिटी सिक्योरिटी गार्ड्स की कम तनख्वाहों पे काम करती है। मेजर सिक्योरिटी गार्ड्स को हमने देखा है कि छिपा और ईदी और फलाई इदारों के खानों के बाहर खाने खा रहे होते हैं, उन पर इतनी सख्त नहीं होती कि वो अपनी जेब से खाना खा सकें। तो जाहिर है कि इसमें फिर ये मेंटल लेवल का मसला भी आ जाता है, साइकोलॉजिकल मसला भी आ जाता है, जी बिल्कुल, साइकोलॉजिकल इशू भी है। बहुत शुक्रिया आजिज, आप हमें अपडेट कर रहे थे।